हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्लोरेंस एकेडमी एक्सलेंस फॉर नर्सिंग। आई एम अजय शुक्ला। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग शानदार होंगे, जिंदाबाद होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी तैयारी भी जो है वो बहुत ही शानदार तरीके से आगे चल रही होगी। तो आज हम लेकर आए हैं बायोलॉजी 2023 के जो एग्ज़ाम हुए थे उसके जो क्वेश्चंस हैं वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। इसमें टोटल 28 क्वेश्चंस हैं दोस्तों, क्योंकि जो पहले एग्जाम पैटर्न था यूपीसी नेट का उसमें 40 क्वेश्चंस इस सब्जेक्ट से आते थे। ठीक है, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश से 40-40 क्वेश्चन आते थे। 200 मार्क्स का जो होता था हमारा एग्जाम होता था। लेकिन पिछले साल से 2025 से ही 120 मार्क्स का एग्जाम होने लगा है, यानी 24 क्वेश्चंस एक सब्जेक्ट से आते हैं। तो चलिए अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस को शुरू करते हैं। ये पीवाईक्यू है तो आपको मदद मिलेगी, ठीक है, क्वेश्चन के लेवल को जानने के लिए। ठीक है, तो चलिए पहले आप क्वेश्चंस को देखिएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा, पहले खुद से आंसर दीजिएगा, देन आप सॉल्यूशन को देखिएगा। यहाँ पर केवल हम सॉल्यूशन देखते चलेंगे, वीडियो को बहुत लंबा नहीं करेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में कौन सी एकमात्र धमनी होती है जो डी ऑक्सीजन युक्त रक्त को ले जाती है। ठीक है, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाने वाली जो आर्टरी होती है वो कौन कैरी करती है। ठीक है, देखिए ये जो होती है वो होती है पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, यानी जिसको फुसफुसी धमनी कहते हैं। ठीक है, ये होती है हमारी। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और हार्ट से दोस्तों एक क्वेश्चन आना तय होता है। ठीक है, जैसे पिछले साल पूछा था कि बाइकस्पिड बॉल किसको कहते हैं। ठीक है, तो यानी जो बाइकस्पिड होता है वो द्विवल्नी का पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि पौधों और जानवरों में क्रमशः कैसे होती है। ठीक है, देखिए ये जो वृद्धि होती है वो क्रमशः कैसी होती है, तो ये निरंतर होती रहती है। और कब तक होती है? एक निश्चित आयु तक होती है। ठीक है, पौधों और जानवरों में क्रमशः होती है। ठीक है, तो पौधों में कैसी होगी? निरंतर होती रहेगी, चलता रहेगा। लेकिन जब जानवरों की बात करेगा तो एक निश्चित आयु तक। ठीक है, तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले दोस्तों, यदि आपने अभी तक फ्लोरेंस एकेडमी के फुल एंड टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं किया है तो देर न करें, जल्दी से टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें। यदि आपने कभी टेस्ट नहीं दिया है तो आपके लिए ये डिमेरिट हो सकता है। आपको बेनिफिट मिलेगा इस टेस्ट सीरीज से। ठीक है, आपको अपनी तैयारी को जांचने का, एक परखने का मौका मिलेगा। देखिए जो टेस्ट सीरीज है ये आपको बहुत ज़्यादा किसी कॉस्ट में प्रोवाइड नहीं की जा रही है, क्योंकि इसको बनाने में मेहनत लगी है। ठीक है, क्वेश्चंस को लाने में, टाइप करने में, डिज़ाइन करने में जो मेहनत लगती है केवल उसी के खर्च में आपको ये टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, केवल 99 रुपीज़ में। ठीक है, और इतने तो जो लोग बाहर खाने पीने जाते हैं, ठीक है, इतना तो एक बार में, ठीक है, कई लोग तो होते हैं, ठीक है, जो इससे भी ज़्यादा खर्च करते हैं। ठीक है, तो 99 रुपीज़, ठीक है, कोई भी स्टूडेंट अफोर्ड कर सकता है। ठीक है, इसमें आपको टोटल 13 फुल एंड टेस्ट पेपर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है, जो कि बाइलिंगुअल हैं। ठीक है, और ये जो इसकी जो खास बात है वो यूपी सी नेट के पैटर्न पे ही बेस्ड है। ठीक है, अदर जगह जैसे आपको वो RUHS के लिए, बिहार झारखंड के लिए या फिर एम्स के लिए जो मिलती है, ठीक है, वो एक ही चीज़ होती है। लेकिन यहाँ पर आपको अलग से यूपी सी नेट की स्पेशल मिलती है। ठीक है, तो और इसके साथ आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री की फॉर्मूला शीट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, आपके कई साथी इस टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और वो टेस्ट दे रहे हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना रहे हैं। और आप में से जिन लोगों ने टेस्ट सीरीज लिया हुआ है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कर अपना हाजिरी लगा दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 20वीं शताब्दी का डार्विन किसे कहा जाता है। ठीक है, देखिए जो 20वीं शताब्दी के डार्विन होते हैं, ठीक है, उनको ये किसको कहा जाता है? तो ये अर्नेस्ट मेयर को कहते हैं। ठीक है, 20वीं शताब्दी के जो डार्विन है वो अर्नेस्ट मेयर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि इंडोल एस्टिक एसिड किसकी वृद्धि को रोकता है। ठीक है, देखिए जो IAA होता है यानी इंडोल एस्टिक एसिड होता है, इसके दो काम हैं। ये एक तरह का ऑक्सिन प्लांट हार्मोन होता है।
ठीक है, जो आमतौर पर क्या करता है, ये पौधों की जड़ों और तनों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, लेकिन जब इसकी कंसंट्रेशन कैसी हो जाएगी, हाई हो जाएगी, तब ये जड़ों की वृद्धि को क्या कर देगा, रोक देगा। ठीक है, तो इस यहाँ पर पूछा कि कब रोकेगा। ठीक है, क्वेश्चन के ध्यान सुने, तो कह रहा है कि ये कह रहा है रोकने के लिए। ठीक है, वैसे तो बढ़ाता है, लेकिन जब रोकने की बात होगी यानी कंसंट्रेशन कैसा हो जाएगा, हाई हो जाएगा, उच्च हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसको रोकेगा, तो ये हमारे जड़ों की वृद्धि को क्या करता है, रोक देता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो यदि आपने, बहुत ही बेसिक चीज़ें है ये। ठीक है, ये क्लास 6th में ही हमको पढ़ा दिया जाता है कि जो ग्रीन हाउस होता है क्या है, कि वो न तो अंदर की ऊष्मा को बाहर जाने देता है और न ही बाहर की ऊष्मा को अंदर आने देता है। ठीक है, यानी जो ऊष्मा आ रही है, ठीक है, जो ऊष्मा या प्रकाश आ रहा है उसको क्या करता है, ट्रैप कर लेता है, फंसा लेता है। ठीक है, इस वजह से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, वो ऊष्मा को फंसा लेगा, ट्रैप कर लेगा। ठीक है, इस वजह से क्या हो जाता है, हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वन परितंत्र में बैक्टीरिया और कवक होते हैं। इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम बैक्टीरिया एंड फंजाई आर। ठीक है, देखिए ये जो बैक्टीरिया फंजाई होते हैं, यदि हम पूरे परितंत्र में देखें, ठीक है, तो पहले होता है उत्पादक। ठीक है, यानी प्रोड्यूसर। ठीक है, इसमें कौन आते हैं, प्लांट। ठीक है, इसके बाद आते हैं फर्स्ट कंज्यूमर। ठीक है, जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। ठीक है, इसमें कौन आते हैं, शाकाहारी। कौन आते हैं, शाकाहारी। ठीक, इसके बाद कौन आते हैं, सेकेंडरी। ठीक है, कंज्यूमर। इसमें कौन आते हैं, तो इसमें आते हैं जो मांसाहारी या सर्वाहारी होते हैं। ठीक है, इसके बाद जो टर्सरी होते हैं, ठीक है, थर्ड कंज्यूमर होते हैं, ये कौन होते हैं, मृतपोषी होते हैं। क्या होते हैं, मृतपोषी। ठीक है, इन्हीं को हम अपघटक कहते हैं। क्या कहते हैं, अपघटक। ठीक है, इन्हीं को डीकम्पोजर कहते हैं। क्या कहते हैं, डीकम्पोजर। ठीक है, यानी इसमें कौन आते हैं, कवक आएगा, बैक्टीरिया आएगा। ठीक है, ऐसी चीजें इसमें आते हैं, यानी जो डिकम्पोज कर दें, अपघटित कर दें। ठीक है, मृत चीजों को भी। ये कौन होंगे, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, डिकम्पोजर हो जाएंगे। ठीक है, बैक्टीरिया और कवक क्या है, तो ये डिकम्पोजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो मानव के शुक्राणु होते हैं वो कैसे गति करते हैं। ह्यूमन स्पर्म लोकोमोट्स बाई। तो ये जो लोकोमोशन होता है वो फ्लैजिला के थ्रू होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अनुकूल परिस्थितियों में अमीबा लैंगिक प्रजनन कैसे करता है। ठीक है, देखिए जब अमीबा के लैंगिक प्रजनन की बात आएगी तो हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, बाइनरी फिजन का नाम, किसका नाम, बाइनरी फिजन का नाम याद रखिएगा। ठीक है, द्विविभाजन का नाम रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और यहाँ पे एक क्वेश्चन यदि और पूछ ले कि अमीबा भोजन कैसे प्राप्त करता है, क्या करता है, भोजन कैसे प्राप्त करता है। ठीक है, तो होगा सूडोपोडिया द्वारा। सूडोपोडिया द्वारा। ठीक है, यानी कूटपाद। ठीक है, कूटपाद मतलब झूठे पैर। ठीक है, अमीबा जो होता है वो झूठे पैरों द्वारा क्या करता है, गति करता है। ठीक है, और भोजन को भी प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्थलीय पौधों में प्रकाश संश्लेषण हेतु जल का अवशोषण कैसे होता है। ठीक है, तो इन इंटरस्टिशियल प्लांट्स व्हाट फॉर फोटोसिंथेसिस इज एब्जॉर्ब्ड बाय। ठीक है, तो जो पौधे होते हैं वो कहाँ से जल अवशोषण करते हैं, तो वो जड़ के द्वारा करते हैं। कहाँ से करते हैं, तो ये जड़ों के द्वारा करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि वायरस में होता है। ठीक है, तो देखिए जो वायरस होता है उसके पास क्या होता है, तो प्रोटीन इंक्लूड कोट होता है। ठीक है, यानी प्रोटीन आवरण में क्या होता है, डीएनए होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, या तो डीएनए या तो आरएनए होते हैं। ठीक है, या तो डीएनए या तो आरएनए, लेकिन जब प्रोटीन आवरण की बात होगी उसमें डीएनए होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शुक्राणु का कौन सा भाग हैप्लॉइड क्रोमेटिन रखता है। ठीक है, तो जो हैप्लॉइड क्रोमेटिन रखने वाला है वो कौन हो जाएगा, शुक्राणु का जो सिर वाला भाग होता है, हेड वाला भाग होता है, उसमें होता है। ठीक है, तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि केमिकली सिल्क इज, केमिकली जो रासायनिक रूप से रेशम होता है वो क्या होता है। तो देखिए जो रेशम है वो केमिकली क्या है, एक तरह का प्रोटीन होता है। ठीक है, रेशम क्या है, एक तरह का प्रोटीन है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, आमतौर पर यह शहतूत के पौधे पर, कहाँ पर, शहतूत के पौधे पर पाया जाता है। ठीक है, जैसे बॉम्बेक्स मोरी। ठीक है, बॉम्बेक्स मोरी। ठीक है, बॉम्बेक्स मोरी जो होता है कैटरपिलर, ठीक है, एक तरह का क्या है, रेशम कीट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। ठीक है, देखिए एनीमिया जो है, एनीमिया जो है यहाँ पर ये आयरन की कमी से होगा। किसकी कमी से, आयरन की कमी से। ठीक है, क्वाशियोरकर जो है वो प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। ठीक है, हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है, हाइपोथायराइडिज्म, हाइपो का मतलब होता है कमी हो जाना, थायराइडिज्म की कमी। ठीक है, थायराइड की कमी से होता है, ऊपर से भी होगा नहीं। ठीक है, तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा मैंने बताया ऑप्शन नंबर बी, क्वाशियोरकर जो है ये प्रोटीन की कमी से होने वाला एक तरह का रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि बीओडी इज यूज इन, देखिए जो बीओडी होता है यानी जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है, ठीक है, इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है। देखिए जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है मेनली वो सूक्ष्म जीव जो होते हैं। ठीक है, और कहाँ पर, जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, जैसे वो गंदगी होती है, ठीक है, कूड़ा करकट होते हैं या सीवेज जो होता है, वहाँ पर इसका यूज होता है। ठीक है, वहाँ पर उसकी डिमांड होती है। तो ऑर्गेनिक मैटर कहाँ होते हैं, सीवेज में। ठीक है, तो ऑक्सीजन की डिमांड कहाँ होगी, बीओडी जो रिलेटेड है वो किससे है, तो ऑर्गेनिक मैटर इन सीवेज, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, कौन सा वायुमंडलीय कारक प्रतिवाष्पोत्सर्जक है। ठीक है, यानी विच एटमॉस्फेरिक फैक्टर एक्ट्स एज एन एंटी ट्रांसपेरेंट। ठीक है, तो देखिए तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, ठीक है, वो एक प्रतिवाष्पोत्सर्जक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है पार्थेनोकार्पी से उत्पन्न फल कौन सा है। ठीक, देखिए ये जो मोस्ट वीवीआई मैंने आपको पढ़ाया भी है, ठीक है, पिछले वीडियोस में, और ये देखिए आया भी हुआ है 2023 के एग्जाम में। ठीक है, तो पार्थेनोकार्पी का जो संबंध है वो किससे है, वो है हमारे केला के फल से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और कभी कभी पूछ लिया जाता है सत्य फल के बारे में, किसके बारे में, सत्य फल। ठीक है, फिर पूछा जाएगा असत्य फल। ठीक है, असत्य फल जो होते हैं, ठीक है, वो अंडाशय से विकसित न होकर के पुष्प के किसी दूसरे भाग से विकसित हो जाते हैं। सत्य फल क्या होते हैं, जो पुष्प के अंडाशय से विकसित होते हैं। ठीक है, और इनके आप एग्जाम्पल याद रखिएगा, उदाहरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है। तो देखिए इसकी ट्रिक मैंने आपको बहुत पहले भी बताई है, फिर से बता देता हूँ, आप याद रखिएगा। दो तरह के विटामिन होते हैं, एक होता है जल में घुलनशील, ठीक है, एक होता है वसा में घुलनशील। ठीक है, तो जल में घुलनशील याद रखिएगा केवल विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। ठीक है, यानी बी और सी जो होते हैं वो क्या होते हैं, वाटर में सोल्यूबल होते हैं। बाकी जितने भी हैं ए, डी, ई, के, ये सारी किस्में हैं, तो ये वसा में घुलनशील हैं। ठीक है, कई लोग क्या बनाते हैं, इसी का कीड़ा कहते हैं, के ई डी ए। ठीक है, आप कीड़ा से भी याद रख सकते हैं, आप जैसे याद रख सकें, बस आपको याद रखना है। ठीक है, ए डी ई के याद रखें या फिर कीड़ा आप याद रखें, ये वसा में घुलनशील है। ठीक है, बी और सी क्या है, जल में घुलनशील है। तो कह रहा है कि कौन सा वसा में घुलनशील है। ठीक है, तो इसका आप आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, तो वसा में घुलनशील कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, विटामिन ए दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कोलेस्ट्रॉल व स्टेरॉइड संश्लेषण में कौन सा कोशिकांग सहायक है, यानी विच ऑर्गेनेल
हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड स्टेरॉइड्स। देखिए, तो स्टेरॉइड और किसके, कोलेस्ट्रॉल के जो संश्लेषण में मदद करता है वो कौन करता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक और क्या काम है, ठीक है, वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यदि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम ई आर के नाम से जानते हैं, ठीक है, इसकी दो बात करें तो ये दो टाइप का होता है। ठीक है, एक होता है आर ई आर, ठीक है, आर ई आर, एक होता है एस ई आर। ठीक है, तो आर ई आर जो है वो प्रोटीन को सिंथेसिस करेगा, यानी जो रफ वाला होगा, ठीक है, वो प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा, और जो स्मूथ वाला होगा वो लिपिड का करेगा। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सेकेरोमाइसिस सेरेविसी जो होता है उसका मुख्य उपयोग क्या होता है। तो ये क्लास 12th का एक चैप्टर है, ठीक है, जो मानव जीवन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग चैप्टर जो है वहाँ से क्वेश्चन है। तो देखिए, जो सेकेरोमाइसिस सेरेविसी होता है वो बेकिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, यदि आपने ब्रेड खाया होगा, ठीक है, यदि क्या आप में से मोस्ट लोगों ने ब्रेड खाया ही है, ठीक है, तो बेकिंग के लिए हम यूज करते हैं सेकेरोमाइसिस सेरेविसी का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों में कौन सा ऊतक पाया जाता है। ठीक है, यानी विच टिश्यू इज प्रेजेंट इन एंडोप्लाज्मिक ग्लैंड्स। देखिए, जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं उनमें कौन सा होता है, तो उसमें ग्रंथीय उपकला यानी ग्लैंडुलर एपिथेलियम पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका संरचना नहीं होती है। देखिए, कोशिकाएं जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक होता है यूकैरियोटिक, एक होता है प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मतलब होता है पुराने टाइप का, ठीक है, प्रिमिटिव। ठीक है, इसमें आपको पता है कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। जब न्यूक्लियस ही नहीं होगा तो न्यूक्लियस का आवरण कहाँ से होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है नाभिकीय आवरण। जब न्यूक्लियस ही कायदे से नहीं होता है, ठीक है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, तो आवरण कहाँ से आएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच मलेरियल पैरासाइट हैज द लॉन्गेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, सबसे लंबा उष्मायन काल किस मलेरिया पर जीवित होता है। इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी कराया हुआ है। ठीक है, कि कौन सा सबसे खतरनाक होता है। ठीक है, तो आपको पता होगा जो सबसे लंबा उष्मायन काल होता है वो किसका होता है, तो होता है प्लाज्मोडियम मलेरिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ प्लाज्मोडियम मलेरिया ही। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है युग्मक में किस प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, यानी व्हाट टाइप ऑफ क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन गैमेट। देखिए, युग्मक जो होते हैं, युग्मक और युग्मनज में अंतर है। ठीक है, दो युग्मक मिलकर के युग्मनज यानी जाइगोट बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर गैमेट की बात हो रही है, या तो शुक्राणु या तो अंडाणु। ठीक है, वो कैसे होंगे, तो ये हो जाएंगे हमारे हैप्लॉइड तरीके के। ठीक है, देखिए यहाँ पर काफी लोग कंफ्यूज होंगे। तो गैमेट जो होता है युग्मक, या आप नर ले लें या मादा ले लें। ठीक है, यानी मेल लें या फिर फीमेल लें। ठीक है, तो यहाँ से एक, इनके पास क्या होगा, 2n होगा, इनके पास भी क्या होगा, 2n होगा। ठीक है, तो ये दोनों तो दे नहीं देंगे, यहाँ से एक एक आएगा। ठीक है, तो यहाँ से n आएगा, ठीक है, और यहाँ से भी क्या आएगा, n आएगा। ठीक है, इसके बाद ये दोनों मिलकर क्या बनेंगे, 2n बनेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ से जो आया है वो क्या आया है, n, यहाँ से भी क्या आया है, n आया है। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो युग्मक आया है, ठीक है, वो कैसा है, n है। ठीक है, होता है यहाँ पे 2n है, लेकिन गमन कैसे करेगा, वो n के फॉर्म में करेगा। ठीक है, क्योंकि आप नर हो चाहे मादा हो, आपके पास या तो एक्स वाई या तो एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो निकलेगा, ठीक है, वो कैसे निकलेगा, वो हैप्लॉइड निकलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर में कौन सा दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, हैप्लॉइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है। इस क्वेश्चन को मैंने काफी बार कराया हुआ है, ठीक है। आप इसका, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, कमेंट करेंगे इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि मानव विकास का दूसरा नाम क्या है, ठीक है। देखिए इवोल्यूशन के चैप्टर से एक क्वेश्चन आता है और यहाँ पर पूछा हुआ है। तो मानव विकास का जो नाम है वो क्या हो जाएगा, पेलिएंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के जो चयापचय में शामिल होता है वो विटामिन कौन सा है। यानी मेटाबॉलिज्म में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म में जो विटामिन होती है, ठीक है, वो कौन सी विटामिन है, ठीक है। तो देखिए नियासिन जो होता है विटामिन, कौन सा, नियासिन, ठीक है, नियासिन। ऑप्शन नंबर बी, नियासिन विटामिन जो होता है हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, निम्न में से कुचालक इंसुलेटर कौन सा है, ठीक है। देखिए आपको पता होगा जो मेटल होते हैं और जो मेटलॉइड होते हैं, ठीक है, ये या तो धातु होंगे या तो क्या होंगे, अर्धधातु होंगे, ठीक है। अर्धचालक होते हैं या तो चालक होते हैं, ठीक है। देखिए जो धातु है, जैसे एल्युमिनियम है, तांबा है, ये तो धातु हो गए। लेकिन यहाँ जो सिलिकॉन है, ठीक है, ये क्या है, एक तरह का मेटलॉइड है, ठीक है। लेकिन जो ग्रेफाइट है ये भी क्या करता है, चालक का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर कुचालक की जब बात होगी तो वहाँ पे सारे नहीं, ग्रेफाइट करता है, ठीक है। ग्रेफाइट एक तरह का कुचालक माना जा सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर क्यों होगा इसका मैं तथ्य दे देता हूँ। बात इंसुलेटर की हो रही है लेकिन यहाँ पर ये तय नहीं किया हुआ है, ठीक है, कि बात हीट की हो रही है, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत की, ठीक है। क्योंकि सिलिकॉन क्या है, मेटलॉइड, ठीक है, एलॉय है एक तरह का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गायनोसियम का दूसरा नाम क्या है। तो आपको पता है पिस्टिल, ठीक है, पिस्टिल यानी स्त्री केसर। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो हिंदी मीडियम के साथी जो हमारे, उनसे मैं बार बार ये बातें कहता हूँ, ठीक है। तो इंग्लिश की जो टर्मिनोलॉजी है साइंस की वो आपको जाननी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो ऑप्शन आप देख रहे हैं ये हूबहू रखा गया है, ठीक है। तो एग्जाम में आपके इंग्लिश के नाम को हिंदी में लिखकर चलाता है दोस्तों, इस वजह से आपको इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी याद करनी बहुत जरूरी है। और आप इसमें कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि आप जब प्रोस्पेक्टस देखेंगे एबीबीएमओ का तो वहां पर साफ साफ लिखा गया है कि यदि प्रश्न में किसी प्रकार की त्रुटि होती है तो इंग्लिश संस्करण को ही सही माना जाएगा, ठीक है। यानी इंग्लिश में जो चीजें सही लिखी हैं तब उसको सही माना जाएगा, हिंदी के अनुवाद को वो सही मानने के लिए या गलत मानने के लिए राजी नहीं है, ठीक है। तो वो इंग्लिश को सही मान कर चलते हैं, तो आप इसमें कुछ कर भी नहीं पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है पिस्टिल हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं दोस्तों, क्योंकि हमें सारे क्वेश्चंस नहीं मिले हैं। और इसका यह कारण है कि एबीबीएमओ का जो एग्जाम होता है यूपीसी नेट का, उसमें चाहे यूपीसी नेट का एग्जाम हो चाहे यूपी पेट का एग्जाम हो, ठीक है, या फिर यूपी गेट का एग्जाम हो, उसमें आपको क्वेश्चन पेपर साथ में लाने को घर पे नहीं मिलते, वहाँ पर क्वेश्चन पेपर आपको जमा करा लिए जाते हैं। इस वजह से क्वेश्चन सारे बाहर नहीं आ पाते हैं। ये जो क्वेश्चन हैं कुछ स्टूडेंट्स ने, वो जिन संस्थानों से जुड़ करके तैयारी करते हैं, उनको आकर के एक एक दो दो क्वेश्चन ये तो वो अपने एडमिट कार्ड पर पीछे लिख कर आते हैं या फिर हाथों पर लिख लेते हैं आते टाइम निकलते समय, या फिर वो उन क्वेश्चनों को एक एक दो दो क्वेश्चन को वो याद करके आते हैं, ठीक है। वो ही जो बताते हैं अपने संस्थानों में वही क्वेश्चन हमारे पास भी आए हुए हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे आपसे एक और नए शानदार क्लास के साथ। तब तक के लिए अपनी तैयारी को जारी रखें शानदार जिंदाबाद जबरदस्त तरीके से, और टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें भारी से भारी संख्या में, और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं, ठीक है। और अपने दोस्त को, साथी को जरूर बताएं, ठीक है, फ्लुएंस एकेडमी टेस्ट सीरीज के बारे में। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी तैयारी को शानदार जिंदाबाद जबरदस्त तरीके से जारी रखिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।